चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी का देखते हैं समास। आज की क्लास में हम लोग समास पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम लोग समास देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी की क्लास में। आज हम लोग समास के बारे में जानते हैं। चलिए चलिए इसको देखते हैं हम लोग। परिभाषा। देखिए इसका परिभाषा होता है दो शब्दों से मिलकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। समास का मतलब होता है दो शब्दों से मिलकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हो गया समासिक पद या समस्त पद। इसका मतलब क्या होता है? जैसे दो शब्दों का इकट्ठा अर्थपूर्ण रूप। चलिए इतना हम लोगों को पता चल गया कि परिभाषा होता है जो दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। और समासिक पद का हो गया समासिक पद का दो शब्दों का इकट्ठा एक अर्थपूर्ण रूप बनाना। चलिए अब इसका हम जानते हैं कि समास विग्रह सामासिक पद का समासिक शब्द को तोड़ना। अर्थात समास विग्रह का मतलब होता है कि समासिक शब्द को तोड़ना, मतलब तोड़कर जो कोई शब्द बनाया जाए उसे समास विग्रह कहते हैं, यानी समास कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। समास विग्रह हो गया। अब चलिए देखते हैं इसका पूर्व पद। पूर्व पद होता है समासिक पद का समासिक शब्द का पहला पद। और उत्तर पद का मतलब होता है समासिक शब्द का दूसरा पद। यानी चलिए इतना आप लोग समझ में आ गया। समास का मतलब होता है समास दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना। और समासिक पद का होता है समासिक पद या समस्त पद दो शब्दों को इकट्ठा एक अर्थपूर्ण बनाना। समास विग्रह का होता है समासिक शब्द को तोड़ना, अर्थात तभी समास बनता है। पूर्व पद होता है समासिक पद का पहला पद और उत्तर पद होता है समासिक शब्द का दूसरा पद होता है। चलिए इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। और हम बताते हैं इसके बाद हम लोग बताते हैं मुख्य प्रधान। मुख्य या प्रधान क्या मतलब होता है? इसका हो जाएगा ज़्यादा अर्थ रखने वाला, ज़्यादा अर्थ रखने वाला पद, अर्थात मुख्य या प्रधान। और एक होता है गौड़, जिसको हम बोलते हैं कम अर्थ रखने वाला पद।
अब जानते हैं हम लोग कि समास के प्रकार कितने होते हैं हमारे। चलिए इतना तो पता चल गया, मुख्य पदार्थ ज़्यादा अर्थ रखने वाला पद होता है, गौड़ कम अर्थ रखने वाला पदार्थ। अभी इसको हम एग्जाम्पल जानेंगे कैसे। चलिए अब देखते हैं समास के प्रकार। अब समास के प्रकार देखते हैं। चलिए समास के प्रकार हमारे कितने होते हैं, अगर हम देखें तो समास के प्रकार 4 होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। लेकिन अगर प्रधानता के अनुसार देखें तो हमारे 6 होते हैं, क्योंकि तत्पुरुष में भी 2 होते हैं। एक होता है कर्मधारय, एक होता है द्विगु समास। चलिए इसको लिख लेते हैं। समास के प्रकार जैसे मान लेते हैं हम लोग, प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर। चलिए देखते हैं। पहला हो गया हमारा अव्ययी भाव, सेकंड हो गया हमारा तत्पुरुष, तीसरा हमारा हो जाएगा द्वंद्व, और चौथा क्या हो जाएगा? बहुप्रिय समास। इतना क्लियर हुआ? हमने बताया प्रधानता के अनुसार तत्पुरुष में भी 2 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? एक होता है कर्मधारय, एक होता है कर्मधारय, एक होता है द्विगु समास। क्लियर? तो इन लोगों को मिला अगर देखा जाए तो हमारे समास के प्रकार 6 हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब जानते हैं अव्ययी भाव के बारे में। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में क्या होता है? जो पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव में। एंड सेकंड देखते हैं। सेकंड हम ले लेते हैं तत्पुरुष, और तत्पुरुष में हमारा होता है उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान हो गया। और तीसरा लेते हैं हम लोग द्वंद्व, और द्वंद्व में ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा हमारा है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास में हमारे दोनों पद अप्रधान होते हैं। ध्यान दीजिएगा इतना। देखिए अव्ययी भाव में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है पहला पद, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है मतलब दूसरा पद, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे। चलिए 4 हमारे हो गए, और हम बताते हैं कर्मधारय और द्विगु। चलिए ये रहा 5वां, जान लेते हैं। कर्मधाराएं हो जाएगा, इसमें हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। छठवां हमारा हो गया द्विगु समास। और द्विगु समास में भी आप लोग याद रखिएगा, इसमें भी हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। चलिए इतना आप लोगों को क्लियर हो गया कि अव्ययी भाव में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और कर्मधाराएं में उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधाराएं और द्विगु में उत्तर पद प्रधान होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम आगे देखेंगे, स्टार्ट करते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास से। अव्ययी भाव समास पहला ही स्टार्ट करते हैं। अव्ययी भाव समास। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला है
इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो होते हैं वो उपसर्ग वाले शब्द होते हैं। और इसमें होता है, अभी जैसे मैंने बताया, प्रथम पद प्रधान होता है, और पूर्व पद मतलब पहला पद, पूर्व पद छोटा, अर्थात यानी ज़्यादा अर्थ वाले होता है। पूर्व पद छोटा होता है लेकिन ज़्यादा अर्थ वाले होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे, और एक चीज़ जान लेते हैं, और समान अर्थ वाले दो शब्द एक साथ होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव में क्या होता है कि समान अर्थ वाले दो शब्द एक साथ होते हैं, अभी हम एग्जाम्पल में बताएंगे। और पूर्व पद छोटा होता है किंतु ज़्यादा अर्थ वाले होते हैं, और प्रथम पद प्रधान होता है और उपसर्ग वाले शब्द होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा अव्ययी भाव में। चलिए जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए ये नीचे देख लेते हैं, उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं हाथों हाथ, रातों रात, अनुरूप, प्रतिकूल और प्रतिदिन आदि ऐसे शब्द जो होते हैं हमारे अव्ययी भाव में होते हैं। देखिए हाथों हाथ और रातों रात ऐसे शब्द, हमारे जो ऐसे शब्द होते हैं ये हमारे अव्ययी भाव होते हैं, और ये उपसर्ग वाले शब्द होते हैं। देखिए अनुरूप, या ले लीजिए एक अनावरण, उपसर्ग वाले शब्द, ये सब हमारे कैसे हैं, जहाँ पे ऐसे शब्द आ जाए वो हमारे हो जाएंगे अव्ययी भाव। जैसे प्रतिदिन, प्रतिकूल, ये सब हमारे शब्द कैसे हैं, अव्ययी भाव है। जैसे एक हो गया आजन्म, इसमें भी उपसर्ग लगा है, अर्थात ये किस में आएगा, हमारा अव्ययी भाव में। हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, प्रतिकूल, अनुकूल, ये सब हमारे शब्द कैसे हैं, ये सब हमारे शब्द अव्ययी भाव में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे दो शब्द एक जैसे हो, जैसे भरपेट, जो दो शब्द मिलकर एक शब्द को बनाते हैं, अर्थात भरपेट। चलिए इतना क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। अव्ययी भाव में आप इतना जान गए, उपसर्ग वाले शब्द होते हैं, पहला पद प्रधान होता है और पूर्व पद छोटा होता है, मतलब जैसे का मतलब ये, और ज़्यादा अर्थ वाले होते हैं। जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ है तो इसका मतलब हाथों हाथ, जैसे कोई चीज़ होता है हाथों हाथ दिया जाता है, या फिर आज कोई काम करना हमको रातों रात करना है, बोलते नहीं है, तो ये हमारे सब, ये सब शब्द हमारे अव्ययी भाव समास में आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, हमने बताया था ना समास 6 प्रकार के होते हैं, ये हमारे 4 हैं, और 2 हमने और बताया था, उसको इधर मैं नोट कर देता हूँ। कर्मधाराएं और द्विगु समास, प्रधानता के आधार पर ये 6 हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अव्ययी भाव कंप्लीट हुआ, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, पहले द्विगु समास देख लेते हैं। चलिए द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास में हमको पता है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, और
पूर्व पद और पूर्व पद हमारा संख्यावाचक होता है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर पद प्रधान होता है और जो पूर्व पद यानी पहला शब्द जो होगा वो संख्यावाचक होगा। आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा द्विगु समास में। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहीं देख लेते हैं। द्विगु समास में जहाँ संख्यावाची शब्द आ जाए उसे द्विगु समास कहते हैं। अब जैसे कोई ले लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं तिराहा, दोपहर, और एक ले लेते हैं, कोई ले लेते हैं त्रिभुज ले लेते हैं, है ना। ये सब हमारे कैसे शब्द हैं, द्विगु समास है। क्योंकि देखिए तिराहा अर्थात 3 राहों का समूह, 3 राहों का समूह हो रहा है, मतलब संख्यावाची आ रही है, तिराहा की बात कर रहा है तो 3 राहों का समूह हो गया। दोपहर, दोपहर का हो जाएगा, इसमें भी संख्या आ रही है, दोपहर अर्थात संख्यावाची आ गया। त्रिभुज, त्रिभुज में तीन भुज हो गए, अर्थात जब 3 भुज हो रहे हैं तो अर्थात संख्यावाची आ रही है, तो ये 3 हमारा हो जाएगा द्विगु समास में। तो द्विगु समास में भी हमको पता चल गया कि उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद संख्यावाची होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। द्विगु समास में बस इतना ही है, जहाँ पे संख्यावाची शब्द आपको दिख जाए वो हमारे द्विगु समास हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। द्विगु समास कंप्लीट हो गया, अब वे खत्म हो गया। अब चलिए अब देखते हैं हम लोग द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में ऐसा क्या है, द्वंद्व समास में आपको पता होगा दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद हमारे प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच ये चिन्ह होता है, योजक चिन्ह जिसको बोलते हैं। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लग जाए उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए, और समास विग्रह करते समय देखिए, समास विग्रह करते दोनों पदों के बीच और या अथवा लगाकर करते हैं। चलिए इतना आप लोगों को पता चल गया ना। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है, और समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में और या अथवा लगाकर करते हैं। चलिए ऊपर का हम इसको हटा देते हैं। चलिए इसके ऊपर हम बताते हैं इसके आगे। चलिए इसके आगे जो हो जाएगा, ऐसे शब्द जो अनमोलन एक साथ बोले जाते हैं। देखिए ऐसे शब्द जो अमूमन एक साथ बोले जाते हैं, एक साथ बोले जाते हैं। चलिए इतना क्लियर हो गया ना। ये हमारा द्वंद्व समास का था, जहाँ योजक चिन्ह लग जाए वो हो जाता है, और इसमें होता है ऐसे शब्द जो अनमोलन एक साथ बोले जाते हैं। जैसे चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं माता पिता, और ले लेते हैं भाई बहन,
ले लिए सुख और दुख। देखिए मैंने बताया था ना आप लोगों को, और अथवा या लगाकर करते हैं। मतलब अब देखिए यहीं पे आपको इसका भी मतलब समझ में आएगा। जैसे माता पिता है, तो माता पिता में देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है ना, और उसको हम अगर इसका विग्रह करते हैं तो कैसे होता है, माता और पिता और भाई है, भाई और बहन योजक चिन्ह लगा है, तो हमको पता है ये दोनों का है। तो इसको भी अगर हम बोलेंगे तो भाई और बहन, तो हम लोगों को इस तरह पता चल जाएगा कि ये दोनों समास का है। और ये हो गया सुख और दुख। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आप लोगों का क्लियर ही हो गया होगा, सुख और दुख। तो हम लोग द्वंद्व समास को ऐसे ही करते हैं, जहाँ पे योजक चिन्ह आ जाए और अथवा या लगाकर उसको करते हैं, वो द्वंद्व समास होता है, समास विग्रह करते समय। और ये सब अनुमान एक साथ ही बोले जाते हैं, माता पिता भाई बहन या सुख और दुख, और उसको और या अथवा या लगाकर हम लोग करते हैं इसको। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया। और चलिए अब आगे हम लोग बताते हैं। आगे हम लोग आपको बताते हैं कि कैसे क्या करना है, आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों का डाउट। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए हमारा द्वंद्व खत्म हो गया। अब चलिए आगे बात करते हैं कर्मधारय समास की। देखिए कर्मधारय में क्या होता है, चलिए कर्मधारय समास के बारे में जानते हैं। कर्मधारय समास, चलिए कर्मधारय समास में क्या होता है, हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जानिएगा, यहाँ पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। इसलिए पूर्व पद को विशेषण तथा और उत्तर पद को विशेष्य कहते हैं। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। क्या कह रहे हैं, उत्तर पद प्रधान होता है, और क्या बोल रहा है यहाँ पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। इसलिए पूर्व पद को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद को विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूर्व पद मतलब पहला पद हमारा विशेषण हो जाएगा और उत्तर पद हमारा विशेष। चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण में हम ले लेते हैं नील कमल। अर्थात नील कमल में जैसे देखिए, नील कमल क्या हो जाएगा बताइए, नील कमल का हो जाएगा अर्थात नीला कमल, है ना, नीला कमल। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो हमारा पहला पद हो जाएगा विशेषण और दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा विशेष हो जाएगा। पहला पद हमारा यहाँ पे विशेषण हो गया और दूसरा हमारा विशेष हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, दूसरे पद की विशेषता बता रहा है ना। तो यहाँ पे उत्तर पद दिखे, ये हमारा पूर्व पद यानी पहला पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया, और उत्तर पद की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, और ये क्या हो गया हमारा विशेषण। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे ले लेते हैं हम लोग नीलकंठ। नीलकंठ का हो जाएगा हमारा अर्थात नीले कंठ वाला, नीले नीले कंठ वाला। अब यहाँ पे देखिए नीला हमारा क्या हो जाएगा, नीले कंठ वाला, नीला हमारा विशेषण हो जाएगा क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है ना दूसरे पद की। तो हमारा दूसरा पद क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा पद विशेष हो जाएगा। ये विशेषण है, विशेष हो जाएगा, दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, इसलिए दूसरे पद को हम लोग विशेष कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए ये सब नॉर्मल है, ये सब आप लोग जब देखेंगे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल और दे देते हैं, जैसे ले लीजिए हमारे महावीर, कमल नयन, चंद्रमुख, और ले लेते हैं परमानंद, प्राण प्रिय। अब देखिए ये सब भी ऐसे ही हो जाएगा। चंद्रमुख है अर्थात चंद्रमा के समान मुख, मतलब वही इसकी विशेषता बता रहा है, अर्थात ये हमारा कैसा हो जाएगा, मुख हमारा हो जाएगा विशेष और चंद्र हमारा विशेषण हो जाएगा। कमल नयन अर्थात कमल के समान, नयन मतलब वही, तो हमारे ये विशेषण हो गया, हमारा ये क्या हो गया, विशेष हो गया। परमानंद प्राण प्रिय, प्राण को प्रिय अर्थात हमारा प्राण कैसा आ गया, विशेषण हो गया, और ये हमारा प्रिय कैसा हो गया, विशेष हो गया। तो इतना डाउट तो आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे सब जहाँ भी आ जाए आंख बंद करके क्रम धाराएं पे लगा दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा ना आप लोगों को। यहाँ पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा क्रम धाराएं भी हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग बहुब्रीहि पे। चलिए देखते हैं बहुब्रीहि में क्या है। बहुप्रिय समास, इसमें हम बताए थे आपको दोनों पद अप्रधान होते हैं और हो जाएगा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अन्य की ओर इशारा करते हैं। देखिए बहुब्रीहि में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अन्य की ओर इशारा करते हैं। जैसे ध्यान लेते हैं, जैसे जहाँ पर दिगो क्रमधाराएं व बहुब्रीहि समास एक साथ हो तो वहाँ पर उत्तर बहुब्रीहि समास होगा। चलिए इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुब्रीहि में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अन्य की ओर इशारा करते हैं। ठीक है,
पूर्व पद उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे को ओर इशारा करते हैं, और जहाँ पर द्विगु कर्मधारय व बहुब्रीहि समास एक साथ हो वहाँ पर उत्तर हमारा बहुब्रीहि होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग, अभी क्लियर हो जाएगा। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। चलिए जैसे हम मान लेते हैं, उदाहरण के तौर पे ले लें। देखिए उदाहरण में समासिक पद और ले लेते हैं समास विग्रह, और इधर ले लेते हैं अर्थात तीसरा पद, जो तीसरा पद की ओर इशारा करते हैं। चलिए देखते हैं। अब जैसे कोई शब्द ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं गजानन। गजानन का अगर हम समास विग्रह करें तो हो जाएगा हाथी के समान मुख वाला। हाथी के समान मुख वाला अर्थात कौन हो जाएगा? तीसरे पद की ओर कर रहा है, तो हाथी के समान मुख वाला अर्थात गणेश, ये हमारा तीसरा पद हो गया। चलिए अब एक देख लेते हैं, ले लेते हैं हम लोग चतुर्भुज। चतुर्भुज का क्या हो जाएगा? समास विग्रह करेंगे तो चतुर्भुज को हो जाएगा चार भुजा है जिसकी। चार भुजा है जिसकी अर्थात चतुर्भुज की बात कर रहा है। चार भुजा है जिसकी क्या हो जाएगा? विष्णु, चार भुजाओं वाले। और कोई एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं नीलकंठ। नील है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। ये हमारे कैसे शब्द हो गए? ये सब हमारे बहुब्रीहि हैं, क्योंकि ये तीसरे पद की बात कर रहे हैं। पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, जैसे गजानन, हाथी के समान मुख वाला अर्थात गणेश। चतुर्भुज मतलब चार भुजा है जिसकी अर्थात विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, और चक्रपाणी अर्थात विष्णु होता है ना। ऐसे ऐसे बहुत हैं। महावीर अर्थात महावीर का हो जाएगा हनुमान जी। महान है जो वीर अर्थात हनुमान जी। चलिए बहुब्रीहि भी आपका लगभग क्लियर हो गया होगा। अब हमारा चलता है तत्पुरुष। चलिए अब हम लोग जानते हैं तत्पुरुष के बारे में। तत्पुरुष में क्या होता है कि दूसरा पद हमारा प्रधान होता है। ध्यान दीजिएगा। हमारा दूसरा पद प्रधान होता है, और उसका विग्रह करने पर कारक की विभक्ति चिन्ह रुक जाइए, चलिए लिख देते हैं। विग्रह करने पर कारक की विभक्ति चिन्ह, और देख लेते हैं। और हमारा हो जाएगा विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद का पता चलता है ना। चलिए देखते हैं। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद का
पता चलता है। अब जान लेते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद जान लेते हैं। देखिए तत्पुरुष में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर कारक की विभक्ति चिन्ह का पता चलता है और विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद का पता चलता है, अर्थात समास के भेद देखते हैं। चलिए इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। तो चलिए अब बताते हैं कि कैसे तत्पुरुष को पहचाना जाता है। चलिए अब देखते हैं तत्पुरुष को कैसे पहचाना जाता है। चलिए अब हम लोग तत्पुरुष के भेद देखते हैं। तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष कैसे पहचाना जाता है। देखिए तत्पुरुष समास के जो भेद है, तत्पुरुष समास के भेद जैसे कारक से स्टार्ट कर। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध के का की के अधिकरण में पर संबोधन है हरे ओ आ, है ना। चलिए तो ये हमारा हो गया। चलिए इतना तो आपको पता होगा कारक तत्पुरुष। देखिए कारक जो है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे हरे हो आ। अब देखिए, अब देखते हैं, अब उदाहरण के तौर पे चलते हैं। पहले कर्म से इधर, चलिए कर्म से स्टार्ट करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, कर्म का उदाहरण देखते हैं कैसे पहचानते हैं। उदाहरण के तौर पे ले लें गगन चुंबी। अब इसका हम लोग करते हैं गगन चुंबी का हम लोग करते हैं समास विग्रह। चलिए तो गगन चुंबी का हो जाएगा गगन को चूमने वाला। अर्थात जब गगन को चूमने वाला हो जाएगा तो क्या लिखा हुआ है इधर, कर्ता ने कर्म को, तो जब को आ जाए तो बीच में, तो आप जान जाइएगा ये हमारा कैसा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दूसरा हो गया चिड़ी मार। अर्थात चिड़ी मार का विग्रह करते हैं तो हो जाएगा चिड़िया को मारने वाला। अर्थात जब को आ जाए तो हमको पता है कर्ता ने कर्म को, तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। चलिए इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो हमको कर्म के बारे में पता चल गया।
कि कर्म तत्पुरुष को कैसे पहचानते हैं, अर्थात जैसे कोई शब्द आ गया गगनचुंबी, अर्थात इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गगन को चूमने वाला, अर्थात जहाँ पे को की जहाँ पर जिस शब्द बीच में को आ जाए उसको क्या बोलते हैं, कर्म तत्पुरुष। चिड़ी मार अर्थात चिड़िया को मारने वाला, अर्थात कर्म तत्पुरुष। अब चलिए जानते हैं करण तत्पुरुष जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं कर्ण तत्पुरुष का। एक एक उदाहरण बताते हैं। जैसे रेखांकित, रेखांकित का जब विग्रह करेंगे, विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेखा से अंकित, अर्थात जब रेखा से अंकित जब से बीच में आ जाए तो पता है हमको कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अर्थात जब बीच में से आ जाए तो कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संप्रदान। संप्रदान को जानते हैं। चलिए संप्रदान, और एक चीज़ और जान लीजिए, अपादान जो है ये अलगाव के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए संप्रदान के लिए जानते हैं हम लोग। जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं बैलगाड़ी ना, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का जब हम लोग विग्रह करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, बैल, अर्थात बैल के लिए गाड़ी बनाई जाती है ना, बैल को गाड़ी नहीं होगा तो बैल के लिए गाड़ी बनाई जाती है, गाड़ी के लिए बैल नहीं बनाई जाती है। ओह सॉरी, गाड़ी के लिए बैल नहीं होते हैं लेकिन बैल के लिए गाड़ी बनाई जाती है ना। तो इसका विग्रह हो जाएगा हमारा बैल, बैल के लिए गाड़ी, अर्थात जब के लिए आ जाए, जब के लिए आ जाए तो हमको पता है ये हमारा हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। चलिए पहला हो गया एग्जाम्पल। चलिए और एक देख लेते हैं। चलिए जैसे ले लेते हैं विद्यालय। अब विद्यालय का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारा सिंपली हो जाएगा विद्या के लिए, विद्या के लिए आलय, है ना, विद्या के लिए आलय हो गया, अर्थात के लिए आ गया, तो हमारा हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। क्लियर, तो हमको पता चल गया संप्रदान के लिए, अर्थात जब कभी ऐसा शब्द आ जाए तो बैल के लिए गाड़ी या विद्यालय आ गया, विद्यालय कैसा है तो हमको पता है संप्रदान तत्पुरुष है, इसका विग्रह कर लेंगे तो विद्यालय का हो जाएगा विद्यालय के लिए, अर्थात बैलगाड़ी का हो जाएगा। बैल को गाड़ी तो नहीं हो सकता है, बैल को गाड़ी क्या, बैल के लिए गाड़ी बनाई जाती है, विद्या के लिए आलय बनाया जाता है ना। तो ये हमारा हो गया तत्पुरुष समास, ओह सॉरी संप्रदान तत्पुरुष समास। चलिए आगे देखते हैं। समझ में आ रहा होगा तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अपादान के लिए। चलिए अपादान के लिए देखते हैं। अपादान के लिए देखिए, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं रोग मुक्त। रोग मुक्त का विग्रह करेंगे तो हमारा क्या होगा बच्चों, अर्थात रोग से मुक्त। क्लियर, रोग से मुक्त मतलब कि ये अलगाव हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर अलगाव हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अपादान में हमेशा अलगाव की स्थिति बनती है। ठीक है, तो रोग मुक्त ऐसे शब्द में आ जाए तो इसका जब विग्रह करेंगे तो रोग से मुक्त, अर्थात अलगाव हो रहा है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा
अपादान तत्पुरुष, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं देश निकाला, ठीक है, देश निकाला है, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, अलगाव की स्थिति बनेगी, देश से निकाला, अर्थात जब देश से निकाला तो हमारा क्या हो जाएगा, अपादान, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। क्लियर बच्चों, इतना समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। जहाँ अलगाव की स्थिति होती है वहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अपादान भी हो गया इधर, अब चलते हैं संबंध पे। संबंध का की के, चलिए आगे देखते हैं। हमारा आ गया संबंध तत्पुरुष। चलिए बच्चों, इसका हम कोई ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं कोई सब राजपुत्र। अब इसका अगर हम विग्रह करेंगे, इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका बच्चों, राज का पुत्र होगा। राज के पुत्र थोड़ी होगा, राज को पुत्र थोड़ी होगा, है ना, राज का पुत्र है, मतलब राज का पुत्र होगा इसका। और जब जहाँ पे राज का पुत्र हो जाए वहाँ क्या हो जाएगा हमारा संबंध, क्योंकि यहाँ संबंध बन रहा है, राज का पुत्र, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। विद्यासागर, ठीक है। अब विद्यासागर का विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं तो इसका हो जाएगा विद्या का सागर। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे देखिए संबंध में का की के ऐसे शब्द आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि वो संबंध के लिए, और आ जाएंगे हमारे तत्पुरुष शब्द में। विद्या का सागर हो गया, अर्थात का आ रहा है तो हमारे कैसा हो गया, संबंध तत्पुरुष हो गया। चलिए कोई एक और देख लेते हैं, एक देख लेते हैं राजगृह। इसका भी अगर हम विग्रह करेंगे, इसका भी अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी हमारा हो जाएगा राज का गृह, अर्थात जहाँ का आ जाए तो वहाँ संबंध बन रहा है, राज का गृह, और संबंध बन रहा है तो फिर हमारा संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर बच्चों, इतनी बात समझ आई? चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा संबंध भी हो गया, अब चलते हैं हम लोग अधिकरण पे। अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक बच्चों। चलिए अब इसके लिए हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, अधिकरण करना है, ले लेते हैं लोकप्रिय। लोकप्रिय का जब विग्रह करेंगे हम लोग, समास विग्रह, इसका अगर हम लोग समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसमें हमारा बन जाएगा लोक में प्रिय, अर्थात जब ऐसे शब्द में जब विग्रह करने पे लोक में प्रिय बने तो क्या हो जाएगा हमारा अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। क्लियर बच्चों। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम लोग आप बीती ले लेते हैं, ठीक है, आप बीती। अब इसका विग्रह करते हैं तो क्या होगा, इसका हो जाएगा आप पर बीती, अर्थात यहाँ देखिए लिखा है ना अधिकरण मैं पर, ऐसे शब्दों में अगर मैं पर
बीच में आते हैं तो इसका मतलब हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। देखिए, आप बीती का विग्रह किया तो आप पर बीती, अर्थात जब पर आप पर बीती तो इसका मतलब समझ जाइएगा अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, एक है हमारा निया समास। चलिए इसको मिटा देते हैं। ये हमारा है निया समास। चलिए इसका हम ओके यह तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही होता है, और इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और इनमें नियत समास, ये नोट कर लीजिएगा, इसको भी जानना ज़रूरी है। और इसमें क्या होता है, इसमें नकारात्मक विचार होता है। ठीक है, जैसे नकारात्मकता दिखती है इसमें, नकारात्मकता दिखेगी इसमें। चलिए अब इसका हम एग्जाम्पल बताते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई शब्द है लायक, अगर नियत समास पूछ लेता है, लायक दिया है, तो उसका नालायक मतलब इसमें हमारा जो है, इसमें हमारे नियत समास होंगे, क्योंकि इसमें हमारा नकारात्मकता दिखती है, यानी नेगेटिव इसमें पड़े रहता है हमेशा, मतलब नकारात्मकता होती है। लायक का हो गया नालायक, और इसमें हम अगर नालायक में देखते हैं तो नियत समास, इसमें हमेशा नकारात्मकता होती है। और जैसे एक और ले लेते हैं कोई, जैसे लेते हैं हाजिर, मूल शब्द है, इसका कर देते हैं गैर हाजिर। अब इसमें कैसा हमको दिख रहा है, नकारात्मकता दिखती है, तो कौन सा समास हो जाएगा, याद रखिएगा, मियाँ समास। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं कोई। चलिए इधर देख लेते हैं तीसरा। जैसे दिया है धर्म, अब इसको हमको नियत समास में बदलना है, तो इसका हो जाएगा अधर्म। और अधर्म कैसा है, नकारात्मकता, अर्थात जहाँ नकारात्मकता आ जाए वहाँ क्या हो जाएगा, नियत समास। चलिए क्लियर हो गया होगा, ये भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है, कहने का मतलब है ये सब पूर्व पद नहीं उत्तर पद प्रधान होता है हमेशा, और इसमें हमेशा नकारात्मकता दिखेगी।
कोई भी मूल शब्द दिया है, अगर उसका नकारात्मकता दिया है, गैर हाजिर, अगर कोई पूछ लेता है गैर हाजिर कैसा है, तो नकारात्मकता शब्द उसमें दिख रहा है, सिंपल सी बात है। और जब नकारात्मकता दिखती है तो हमको क्लियर हो जाता है कि हमारे नियत समास में आते हैं। ठीक है, चलिए ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया। तो चलिए बच्चों, आज क्लास ख़त्म करते हैं। समास भी आज हमारा ख़त्म हो गया। और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा नियत समास के बारे में। ठीक है, ये भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलिए, जैसे कि आज हमारा समास ख़त्म हो गया, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और लोगों के पास भी शेयर कीजिएगा। आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, जैसा कि अगले महीने में पेट का भी एग्ज़ाम स्टार्ट है, और प्लस उत्तर प्रदेश पुलिस का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको किस बेस पे और क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैं, अगर आप बताएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, और नहीं तो मैं तो क्लास लेता रहूँगा। और कुछ दिन बाद रीजनिंग मैथ भी स्टार्ट होंगी क्लास, तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही। समास आज आपका कंप्लीट हो गया है। जहाँ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको फिर बताने की कोशिश करूँगा अच्छे से। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।